हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो है नोट्स बनाना। मेरे ख्याल से मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि नोट्स जो है वो यूपीएससी में क्यों बहुत जरूरी है। किसी भी परीक्षा के लिए आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स बनाना आपके लिए क्यों जरूरी है। आए दिन मेरे पास बहुत सारे नोट्स के सैंपल आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने नोट्स जो हैं किसी भी विषय के, किसी भी चैप्टर के, कई बार एक दो आंसर्स लिख के या किसी अन्य फॉर्मेट में नोट्स बनाकर वो भेजते रहते हैं और पूछते हैं कि सर आप बताइए कि ये नोट्स उचित हैं या नहीं है। तो कई बार मैं उनका उत्तर दे पाता हूं, कई बार मैं उत्तर नहीं दे पाता। तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। हालांकि पहले एक दो बार मैंने बताया है ये, लेकिन मुझे लगता है एक बार मैं दोबारा से इस पर एक सेशन ले लूं और मैं एक बार आपको समझा दूं कि भाई एक मेरे विचार में, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये मेरा विचार है। आदर्श विचार इससे अलग हो सकते हैं, आपका तरीका इससे अलग हो सकता है, वो आप अपने तरीके से मॉडिफाई, अपने तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार में यूपीएससी जैसी परीक्षा के नोट्स बनाने का सबसे सटीक तरीका क्या है, सबसे उपयोगी तरीका क्या है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। थोड़ी लंबी होगी, आमतौर पर यह सेशन 10-15 मिनट के होते हैं, ये वाला शायद 20 मिनट चले, लेकिन तब भी अगले 15 से 20 मिनट में मैं प्रयास ये करूंगा कि आप लोगों के सामने एक टेम्पलेट बना के दे दूं। टेम्पलेट समझते हो, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दे दूं कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं से भी, तो क्षमा कीजिएगा, तो आपको उस चीज के, उस टॉपिक के नोट्स जो है वो कैसे बनाने हैं, इसका एक टेम्पलेट बना के मैं आपको दे दूं। अगले 15 से 20 मिनट में इसका हम प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बहुत काम आएगा ये सेशन। ये वो सेशन है जो आपकी तैयारी के पूरे ढांचे को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है भाई, तो लेकिन वो शुरू करने के पहले आपको बता दूं, हमारा P2I बैच जो है वो 7 मई को शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा कि भाई क्या इसमें सही है, क्या गलतियां हैं, क्या खराबियां हैं, क्या आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपको हमारे कैंपस में रखा जाएगा, आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। 4 तारीख आज है, 7 तारीख को यह बैच शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे, तो आज ही जुड़ जाइए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स का ही आज एजेंडा है केवल। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि नोट्स बनाने की जरूरत भी है या नहीं है। भाई कई सारे बच्चे जो होते हैं वो ये भी कहते हैं, या हालांकि मुझे पता है संख्या कम है उनकी, लेकिन वो ये कहते हैं कि सर मैं तो किताबों में अंडरलाइन कर लेता हूं ना। या फिर कई छात्र मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो इस तरह के ये जो आते हैं ना, ये पोस्ट-इट जो आते हैं, इस प्रकार के ये पोस्ट-इट्स आते हैं, इनको निकाल निकाल के किताब के पन्नों पर चिपकाते रहते हैं और इस पे जरा सा कुछ समरी लिखते रहते हैं। वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सर ये मैं चूंकि कर रहा हूं इसलिए मेरे को नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे वो ये गलत है, मेरे विचार में ये गलत है। पहले मैं ये बता दूं कि नोट्स की उपयोगिता क्या है। यार देखो, नोट्स की मेरे विचार में 2 तरह की प्रमुख उपयोगिता है, और तो बहुत सारी है, लेकिन 2 मेजर चीजें हैं जिनमें नोट्स आपके काम आते हैं। पहली है कि भाई आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी देखिए, ये मतलब मेरा अपना जीवन का अनुभव है अपने, क्योंकि यार बहुत लंबा विद्यार्थी जीवन रहा है मेरा अपना भी विद्यार्थी जीवन का यह अनुभव है। मेरे ख्याल से आप में से भी ज्यादातर लोगों का होगा कि यार अगर आप जो है यहां पर इस बात को समझिए कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है, आप भूलोगे। और वो अब सवाल ये उठता है कि आप उसे कितने दिन तक, कितने समय तक रिटेन कर पाते हो। तो मेरे विचार में हम सभी उन टॉपिक्स को, उन बातों को ज्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं जिनको हमने अपने हाथ से लिखा होता है। ये मानते हो कि नहीं मानते? ये मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विचार है इस बात को लेकर कि जो चीज मैंने लिखी है वो अक्सर मेरे को याद रह जाती है, जो मैंने पढ़ी है वो मैं अक्सर भूल जाता हूं। ये होता है, देखिए आप सबके साथ एग्जाम में कभी ना कभी हुआ होगा कि एग्जाम में कोई सवाल पूछा गया, आपको लगा यार ये पढ़ा है,
पर याद नहीं आ रहा। और आपको याद भी कैसे आता है? चित्र में आपको याद आता है, अरे मुझे याद है किताब का वो लेफ्ट साइड वाला पेज था, ऊपर वो भारत का नक्शा बना था, उसके नीचे ही कहीं लिखा था ये, लेकिन क्या लिखा था वो कंटेंट याद नहीं आ रहा है। तो आपके दिमाग ने उस किताब के पन्ने का फोटो खींच लिया। ऐसा होता है ना सबके साथ, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। तो पॉइंट ये है, आपके दिमाग ने उसका चित्र खींच लिया, लेकिन चूंकि कंटेंट आपने जल्दी जल्दी पढ़ा तो वो आपसे मिस हो गया, वो आपको याद नहीं आ रहा। वही जब आप लिखते हो तो लिखने में ज्यादा समय लगता है, ये वैज्ञानिक चीज है, लिखने में आपको ज्यादा समय लगता है। उस कंटेंट पे आप थोड़े से 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय आपको लगा लिखने में, वो समय आपने गुजारा तो वो आपकी मेमोरी में बेहतर तरीके से सेटल होता है। तो पहली उपयोगिता मेरे विचार में यह है कि आपको देर तक याद रहता है। और ये बात सही है, मतलब अगर आपको कोई चीज याद करनी है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आपको सारे याद होने चाहिए। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप कितना भी रट लो उसका प्रभाव एक तरफ है, और आप 1 हफ्ते तक बैठ के रोज एक नोटबुक लो और रोज आप शुरू करो, आर्टिकल 13 से 32 तक रोज लिखना शुरू कर दो, सारे याद हो जाएंगे आपको। 7 दिन आप बस रोज लिख लो और कुछ मत करो। एफडीजी के लिए लोग पूछते हैं सर ट्रिक बता दो, मैं उनको बोलता हूं एक ही ट्रिक है, वो कहानियां हैं कि लोग साइंटिस्ट से मिले और वो कहानी में आप पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 17 एफडीजी हैं। मैं सबको ये बोलता हूं कि कुछ नहीं है, आप बस उनको 2 बार 3 बार लिख लो, आपको कम से कम 17 में से 12-14 तो याद हो ही जाएंगे, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो आपकी याददाश्त बेहतर होती है अगर आप लिखते हो, पहली चीज ये है। और दूसरा और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो उपयोगिता है नोट्स की, वो होती है बेटा रिवीजन। भाई देखो, यूपीएससी में तैयारी जो है वो कोई 1-2 महीने की तैयारी तो है नहीं, 6 महीने की भी तैयारी नहीं है। तो ये तैयारी जो है ये चलने वाली है वर्षों तक, ये बात तो आपको पता है भाई। एक सवा साल का तो भाई 1 साल का तो एग्जाम का ही साइकिल है। प्रीलिम्स नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक करीब 14 महीने लगते हैं, और प्रीलिम्स के कम से कम 1 साल पहले से तो तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो करीब 1.25 साल का, 1.5 साल से ऊपर का तो एग्जाम का ही साइकिल है। अगर मैं मान लूं कि आप पहली ही बार में सब निकाल लोगे, प्री मेंस और इंटरव्यू, और अच्छी रैंक भी ले आओगे, आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा एग्जाम, तब भी आपको 1.5 साल 2 साल तो लगने ही वाले हैं ना, वो तो मिनिमम है। तो पॉइंट क्या है, हमेशा ये याद रखो कि भाई आपको रिवीजन तो बार बार करना पड़ेगा, रिवीजन के बिना तो कोई ठिकाना नहीं है। भाई मैं इकोनॉमिक्स इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन तब भी जब भी कोई बैच आता है उसके पहले मैं कम से कम 7 दिन पूरी इकोनॉमिक्स को रिवाइज करता हूं, उसमें नई चीजें ऐड करता हूं, क्योंकि यार जरूरी है। भाई मैं भी टीचर हूं, मैं चाहता हूं अपने बच्चों को बेस्ट दूं, बेस्ट पढ़ाऊं, लेकिन मैं भी भूलता इंसान हूं ना यार, मैं भी भूलता हूं। जो 2 महीना पहले पढ़ाया था अब याद नहीं रहता कि क्या पढ़ाया था, क्या एग्जाम्पल था, फिर मैं ढूंढता हूं उन चीजों को, कई नई चीजें भी ऐड करता हूं, तो आप भी भूलोगे। और उसका कोई, और इसको लेके कई बार लोग निराश भी होते हैं कि यार कुछ फायदा तो है नहीं पढ़ने लिखने का, सब पढ़ रखा था, अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। होगा यार, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर एक बार पढ़ के आपको याद हो जाता तो फिर सारी परीक्षाएं बहुत आसान हो जाती ना। इसमें याद ये रखिए कि सबके साथ हो रहा है, केवल आपके साथ तो हो नहीं रहा। एक चीज जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपने रिवीजन का अच्छा प्लान बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स की, भी मैंने बात करी, तो आपने पढ़ लिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिए। अब यार आपने पढ़ लिए, अब आप पूरे टाइम सारी जिंदगी पॉलिटी तो पढ़ोगे नहीं, आप फिर इकोनॉमिक्स पे आ गए, ज्योग्राफी पे आ गए, हिस्ट्री पे आ गए, 2-3 महीने निकल गए। अब आपको लगा यार फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर था, कहीं टेस्ट है या कुछ है, या चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अब आप रिवीजन कैसे करोगे? अगर आपका प्लान बेटा ये है कि जिस वीडियो के जरिए आपने, अगर हमारा P2I लिया है, आप ये सोच रहे हो कि वो सारे वीडियो में दोबारा देखूंगा, उतना टाइम मिलेगा क्या आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मैं जो है, अगर मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा हूं या स्टडी IQ की किताब से पढ़ रहा हूं, तो मैं वो किताब पूरी दोबारा पढ़ लूंगा, उतना टाइम मिलेगा क्या आपको? उतना टाइम तो नहीं मिलेगा ना। बेस्ट तरीका क्या है? आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, आप उसके साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो, और ये नोट्स जो है आप चैप्टर वाइज फाइलिंग करो। बताऊंगा आपको, चैप्टर वाइज फाइलिंग करनी है हमेशा, कॉपियां नहीं खरीदनी है। A4 शीट लेके आओ, चैप्टर वाइज फाइलें बनाओ, समझाऊंगा आपको ये भी। तो आपको लगा कि यार चलो मैं आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगा, आप अपनी अलमारी में गए, फंडामेंटल राइट्स की फाइल निकाली, नोट्स पढ़े। आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, टाइप वाइप मत करो, अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखे नोट्स हैं, जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अपने हाथ की लिखी बात तो समझ में आ जाती है ना यार, हमेशा होता है कि नहीं होता है? अपने हाथ का लिखा, अच्छा उस दिन ये बात हुई थी, टीचर ने क्लास में ये कहा था, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था।
ठीक है, तो आपको वो समझ में आएगा। अगर कहीं आपको अटका कि यार ये वाले पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको पता है कि आपको आर्टिकल 17 समझ में नहीं आ रहा, तो आप आर्टिकल 17 का वीडियो देख लो या आर्टिकल 17 के लिए किताब देख लो। तो जो गड़बड़ आपको दिखती है केवल वही पार्ट आपको किताब या वीडियो में देखना पड़ेगा दोबारा, बाकी सब आप आपके नोट्स में कर पाओगे। तो पूरे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का रिवीजन आप आधे दिन में कर सकते हो। वहीं अगर आप सारा दोबारा देखने बैठोगे तो फिर से आपको हफ्ता भर लगने वाला है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये रिवीजन जो है यही आधार है, यही की है। अगर आपको इस परीक्षा में सफलता चाहिए तो आपके पास रिवीजन प्लान होना चाहिए। मेरा एक जूनियर था, एक आईआईटी में मेरा जूनियर था, वो बहुत बार उसने यूपीएससी क्रैक किया, कई बार, मतलब वो धीरे धीरे हर बार कभी उसको मतलब आखिर तक वो आईएएस बन नहीं पाया, तो वो आईपीएस ऑफिसर है अभी। तो भाई वो उसका ये कहना था, और मेरे ख्याल से उसने 6 बार यूपीएससी दिया और 5 बार क्रैक किया है उसने एग्जाम। तो भाई उसने बहुत बार ये एग्जाम क्रैक किया और वो हर बार ये कहता था कि देखो मैं ये मानता हूं कि पूरे साल जो है आप इस चीज की तैयारी कर रहे होते हो कि आखिरी 1 महीने में क्या पढ़ोगे, क्योंकि गेम तो सारा आखिरी 1 महीने का है, याद तो आपको वही रहने वाला है जो आपने आखिरी 1-1.5 महीने में पढ़ा है। तो उस आप जितना मटेरियल अच्छा इकट्ठा कर पाते हो, कंसाइज इकट्ठा कर पाते हो आखिरी 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, वही सारा फर्क ला देता है। ये काम आपका नोट्स में होगा। मेरे विचार में ये 2 इतनी बड़ी उपयोगिताएं हैं कि इनको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया नोट्स बनाने के सिद्धांतों पर। तो नोट्स जरूर बनाएं, मतलब पहला सवाल यह है सर नोट्स बनाएं क्या? अच्छा कैसे, कि किस प्रकार के नोट? मतलब एक तो यह है कि नोट्स का तरीका, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल व्यक्ति हूं नोट्स में, मैं ये मानता हूं कि हाथ से लिखें, ये टाइप करके, और ये सब आजकल भाई वैसे हिंदी माध्यम में टाइप करना आसान भी नहीं होता, लेकिन तब भी इवन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो वो भी यार नोट हाथ से लिखें। कोशिश ये करें कि जितना हो पाए आप हाथ से लिखें, उससे आपका जो मैंने बताया ना रिटेंशन बेटर होता है, और हाथ का लिखा हुआ आपको बेहतर और जल्दी समझ में आता है। यह आपको याद रखना है। अपने स्वयं के बनाएं, मतलब नोट्स का मतलब यह ना करें कि यार आपको मालूम चला कि भाई पिछले साल का जो रैंक 1 था या रैंक 5 था, वो जो है वो व्यक्ति अपने उसके नोट्स मार्केट में बिक रहे, मिलते हैं मार्केट में, तमाम तरह के नोट्स मिलते हैं, या फिर कोचिंग संस्थानों के वो क्रक्स टाइप के, हम भी देते हैं क्रक्स टाइप के नोट्स, वो स्टडी एड है, वो स्टडी में पढ़ने के लिए काम आएगा, लेकिन जो आपको रैंक दिलाएगा वो आपके अपने नोट्स हैं। तो नोट्स बनाएं जरूर, अपने खुद के बनाएं, टॉपर इत्यादि के लेने हैं तो सहायता के लिए ले लो, लेकिन आप जो है उन पे बैंक मत करो कि अब ये तो ले लिया, मुझे अपने नोट्स क्यों बनाने हैं। तो ये याद रखिए, हस्तलिखित नोट्स बनाएं, स्वयं के बनाएं, ये 2 चीजें याद रखें। डिजिटल वगैरह ना करो, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। आप चाहिए तो उनके फोटो खींच के रख लो कि भाई कागज है, कई बार गीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था यार, मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में जिस कमरे में रहता था, वहां पर विंडो की साइड मेरा स्टडी रैक रखा हुआ था, पानी आ जाता था यार वहां बारिश में कभी कभी, और मुझे याद है मैं कहीं तो घर गया हुआ था, कहीं गया हुआ था, मैं लौट के आया तो मेरे कुछ नोट्स भीग गए थे, तो मेरा करीब 20 दिन के आसपास की मेहनत खराब हो गई थी। तो ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो, अब उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास मोबाइल फोन वगैरह बहुत ही बेसिक होते थे, आजकल तो कैमरा वाले फोन हैं, आप फोटो खींच के रख सकते हैं, वो सब चीजें आप कर सकते हैं ताकि आप प्रिंट आउट ले ले बाद में उनका, अगर ऐसी कोई आपातकालीन व्यवस्था आ जाए तो। लेकिन फॉर्मेट जो है वो सरल और एकदम सटीक होना चाहिए, ये बात सही है। अब आते हैं तरीके पर कि भैया नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तरीका देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबका तरीका अलग हो सकता है, पर मेरी जो रिकमेंडेशन है वो मेरे अनुभव के आधार पे है, अब एक छात्र के तौर पे और फिर एक अध्यापक के तौर पे। तो नोट्स में आपको करना क्या चाहिए? पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप लेकर आओ बहुत सारी A4 शीट्स, जो ये फोटोकॉपी वाले के पास मिलती है ना A4 शीट, जिसपे वो फोटोकॉपी निकाल के देता है, उसका एक पूरा रिम आता है 500 पेज का, वो रिम खरीद लाओ पूरा, और इनफैक्ट ऐसे कई सारे रिम खरीद लाओ। ये आपको करना चाहिए कि ये नोटबुक वगैरह कॉपी वॉपी मत खरीदो, रिम खरीद के लाओ लूज शीट्स के, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको नोट्स उन पे बनाने, और एक वो आते हैं ना 10 रुपए वाले वो फाइल कवर आते हैं, जिसके आप बस जिसके आप कागज डाल के उसमें एक वो लगा सकते हो, प्लास्टिक का एक लगाने वाला आता है, ऐसे फाइल कवर लेकर आओ। तो आप लेके आओ कम से कम ऐसे 25-30 या 40-50 फाइल कवर ले आओ, और कम से कम 2-3 रिम कागज ले, एक बार में एक रिम ले आओ, 500 पेज बहुत होते हैं। और फिर आप क्या करो, उन A4 शीट्स पर नोट्स बनाना शुरू करो, चैप्टर वाइज। ये याद रखिए, नोट्स कभी भी विषयवार बनाने की बजाय
चैप्टर वाइज बनाइए कि भाई मैंने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के नोट्स ये रहे। मैंने आज इकोनॉमिक्स में पढ़ी फिस्कल पॉलिसी, तो मेरी फिस्कल पॉलिसी के नोट्स ये रहे। मैंने आज भारत का जो है भारत की नदियां पढ़ी, तो भारत की नदियों के नोट्स ये रहे। तो आपके पास नोट्स जो है वो चैप्टर वाइज होने चाहिए, ये याद रखिए। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सारे चैप्टर कर लिए हैं, कुछ आपसे छूटेगा नहीं। और इसके अलावा आप जब रिवीजन करोगे तो आपका ढूंढने इत्यादि में समय बहुत कम जाएगा। जितना आप माइक्रो बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, तो एक तो आप A4 शीट्स पे बनाइए, जिसमें जिनको आप फाइल करें, इनको एक फाइल मतलब फाइल इनको ठीक से करें, यह बहुत आवश्यक है। A4 शीट्स पर बनाएं और चैप्टर वाइज बनाएं। किसी भी तरह की कटिंग वगैरह मत करें। कटिंग मतलब अखबार वगैरह की कटिंग। मैंने क्या देखा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार अखबार में एक अच्छा आर्टिकल आया तो उसको कट करके चिपका लेते हैं। ये सब मत करो, वो दोबारा कभी नहीं पढ़ पाओगे आप। आपको जो लगता है ना, या फिर कोई किताब में कहीं अच्छा मिला तो उसको कट करके चिपका लिया, ये सब मत करो। ये सब आप कभी उसको दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ने वाले। आप जो उस दिन पढ़ लिया, उसके बाद आप नहीं पढ़ने वाले उसको। ये बात आप लिख के रख लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये सब टाइम की वेस्टेज है कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें चिपका लूंगा, ये कर लूंगा। कोशिश ये करें कि मानचित्र वगैरह भी ड्रॉ करें। अगर आपको मानचित्र वगाने, चित्र मानचित्र जो भी हैं उनको भी आप ड्रॉ करें, चिपकाएं ना। इससे आदत डलेगी। उनको आप ड्रॉ करें। भाई आप भारत का मानचित्र हो सकता है बहुत अच्छा नहीं बना पाए, पर कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है आपको उसके अप्रोक्सीमेट लोकेशन ही तो चाहिए। आपको कौन सा गूगल का जीपीएस सिस्टम खोल के वहां जाना है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन चाहिए, वो आप खुद से ड्रॉ करो। और ड्रॉ करते 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 आपको आदत बन जाएगी, आपका मानचित्र भी ठीक ठाक बनने लगेगा। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरी ड्रॉइंग बहुत खराब है और सिर्फ नोट्स बनाने की प्रक्रिया के वजह, अब तो फिर भी मेरा दोबारा खराब हो गया। एक समय ऐसा था कि मैं 20 सेकंड में भारत का बहुत अच्छा मानचित्र बना सकता था। अब वो आदत हालांकि फिर से चली गई है, तो थोड़ा फिर से अब जो है उसका स्टैंडर्ड नीचे आ गया है, क्योंकि अब मैं भूगोल ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। तो ये एक कारण है कि अब मेरा दोबारा से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वरना एक समय ऐसा था कि मैं एकदम एटलस जैसा मानचित्र जो है मैं अच्छे से बना सकता था कुछ सेकेंड्स में। अब अभी भी देख सकते हैं ठीक ठाक मानचित्र आप इसको बुला सकते हो कि ये बहुत बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मानचित्र तो आप इसको बुला सकते हो। यहां पर एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था बस। तो ये जो है ये आपको, तो आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप भारत का एक रीजनेबल अच्छा मानचित्र बना पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ड्रॉ करें, इसको आप कभी भी जो है चिपकाएं वगैरह नहीं। अब आते हैं आपके पेजिनेशन पे। तो भाई आपको करना क्या चाहिए, मान लीजिए ये आपका एक A4 शीट है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा। आप हमेशा ये कीजिए कि आप इस पेज के कीजिए 2 हिस्से और करीब करीब आप मान के चलिए 40 से 50% हिस्सा, आधा हिस्सा आप यहां रखिए और आधा हिस्सा यहां रखिए। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत पेज वेस्ट करने वाला आप काम बता रहे हैं, लेकिन बेटा ये बहुत काम आएगा जीवन में। तो आपको करना क्या है, आपके नोट्स जो हैं वो केवल इस हाफ में होंगे। मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, आप सरकार की राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राजकोषीय नीति पढ़ते हुए आप उसके नोट्स केवल इस हाफ में बनाइए, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। यह वाला हाफ जो है आप खाली छोड़ दें, इसको, इसमें कुछ नहीं करना। आप ये आधा पेज भरिए, लाइन खींच दीजिए, लेकिन आधा पेज आपको इधर खाली छोड़ना है। तो इसका यूज आप कहां करेंगे भाई, राजकोषीय नीति आपने आज पढ़ ली, एग्जाम तो आपका 1 साल बाद है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राजकोषीय नीति को लेके बहुत सारी खबरें आएंगी इस साल। अब जो बचा हुआ 1 साल है कि भाई राजकोषीय नीति में सरकार ने ऐसा परिवर्तन किया, केंद्र राज्य संबंधों में पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, राज्य कह रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, केंद्र कह रहा है इतना पैसा चाहिए। तमाम तरह का करंट अफेयर्स आता है कि नहीं आता है, ये आता रहेगा, रोज आता रहेगा ये तो आपको करना क्या है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि यार केंद्र राज्य संबंध या फिर राजकोषीय नीति का एक ये टॉपिक आया है आज करंट अफेयर्स में, ये जो न्यूज है इसमें राजकोषीय नीति का एक पॉइंट है कि भाई राज्यों को जिस तरह से आप वित्त बांटते हो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा एक न्यूज आई। तो आप तुरंत अपने नोट्स खोलिए और ये जो हाफ था इसमें आप तुरंत उसकी यहां पे इस साइड एंट्री कर लीजिए। फिर मान लीजिए 2 महीने बाद फिर से कोई खबर आई, आप यहां पे फिर उसकी एंट्री कर लीजिए।
फिर कुछ खबर आई, आप ऐसे एंट्री कर लीजिए। अगर ज्यादा खबरें आ रही हैं तो जरूरत पड़े तो यहां पर एक पन्ना स्टेपल करो और एक पन्ना और बनाओ, उसको मोड़ लेना बाद में, लेकिन यहां पर एंट्री करते रहो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा आप जो दुनिया भर के तरीके यूज करते हो ना, इस कोचिंग के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, करंट अफेयर्स के लिए, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स के लिए, इतने सारे लोग बताते हैं सर मैं इस कोचिंग का ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं बेटा, इससे अच्छा डॉक्यूमेंट आपको कोई कोचिंग बना के नहीं दे सकती, हम भी नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में कोई कोचिंग आपको इससे अच्छा डॉक्यूमेंट बना के नहीं दे सकती। आपने जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ा तो यहां तो आपने बना लिए उसके थ्योरी के नोट्स, और अब उसके बाद इस हाफ में क्या है, उसका जो भी करंट अफेयर्स आया सब आपने यहां लिख लिया। अगर ये जगह कम पड़ गई तो एक पन्ना अटैच कर दो, उसमें स्टेपल कर दो, कोई बात नहीं, चिपका दो गोंद से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे करंट अफेयर्स यहां हो जाएं। अब आप सोचो, एक बार सोच के देखो बेटा, हम जब रिवीजन करते हैं तो हम सोचते हैं आज तो स्टैटिक रिवीजन किया, कल को करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, बहुत काम है यार। आपने जब इस पन्ने का रिवीजन कर लिया, स्टैटिक तैयार हो गया, करंट तैयार हो गया, दोनों तैयार हो गए, कुछ बचा क्या? अरे कुछ भी नहीं बचाना भाई, सारा का सारा इधर ही तो है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको कोई बना के नहीं दे सकता, कोई भी कोचिंग कितनी भी प्रतिष्ठित, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं कि हम लोग भी नहीं बना के दे सकते आपको। ये अगर आप बना लोगे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से 10 गुना ज्यादा प्रभावी ये दस्तावेज है। लेकिन अगर आप इसको बना के मेंटेन करोगे तो एक दिन ऐड कर लिया फिर छोड़ दिया कि छोड़ो यार क्या करना है। गंभीर बच्चों के लिए है, सीरियस बच्चों के लिए है ये बातचीत। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप याद रखें। और बेटा ये वो नोट्स हैं जो आपको टॉप कराएंगे, ये वो नोट्स हैं जो आपको सबसे अच्छी रैंक दिलाएंगे, ये वो नोट्स हैं जो आपके सर से बोझ हटाएंगे कि मुझे स्टैटिक रिवाइज करना है। अरे यार ये कहते हैं ना सर स्टैटिक और करंट को जोड़े कैसे, ये बड़ा पूछा जाता है। जुड़ गया नहीं जुड़ा, इससे ज्यादा क्या जोड़ोगे भाई? यहां स्टैटिक लिखा है, सारे करंट के एग्जाम्पल हैं, देख लो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं करंट के, दिख गए, हो गया, जुड़ गया। आप जब भी उत्तर लिखोगे स्टैटिक में आपको बेहतरीन करंट के एग्जाम्पल अपने आप रिवाइज होंगे। एस्से लिखोगे, एस्से में आपको सारे करंट के एग्जाम्पल समझ में आएंगे। करंट अफेयर्स का उत्तर दोगे, वहां पे स्टैटिक थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी, सीधा कनेक्शन हो जाएगा, फर्क रहेगा ही नहीं। यह तरीका जो है ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है नोट्स बनाने का, सबसे प्रभावी तरीका है नोट्स बनाने का। इससे बेहतर नोट्स आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो कमेंट में मेरे को बताइएगा। मैं नहीं मानता कि नोट्स बनाने का इससे बेहतर तरीका एग्जिस्ट करता है, मैं नहीं मानता। लेकिन यह मेहनत वाला काम है, आपको करना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। तो यह करने का आप प्रयास करें, यह आप जरूर कोशिश करें, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा। नोट्स में देखिए, अब इसमें भाषा की अगर मैं बात करूं तो नोट्स की भाषा आप सरल रखें, नोट्स की भाषा वो रखें जो समझ में आए। देखिए इस बात को याद रखिए कि नोट्स जो है वो आपके लिए हैं, वो आपको कहीं जमा थोड़े ना करने हैं। नोट्स थोड़े ना आपके कोई कॉलेज का असाइनमेंट है जो आपको प्रोफेसर को दिखाना है। अरे यार आपके नोट्स हैं, आपको पढ़ना है। तो आप जैसे टीचर क्लास में एग्जाम्पल दे रहा है, मैं तो ये लिखता था, मैं अभी भी लिखता हूं, अभी भी आप अगर मैं अपने जैसे अपने लेक्चर्स के लिए मैं अपने नोट्स बनाता हूं, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब हो गई है अब, तो अगर मैं अपने खुद के नोट्स बनाता हूं तो उसमें तो मैं ऐसे करके लिखता हूं, आप यहां पर आपको दिखेगा नहीं, पर मेरे नोट्स वगैरह में तो मैं लिखता हूं ऐसे एरो लगाकर कि भाई ये जो है यहां पर मुझे वो वाला एग्जाम्पल देना है, यहां पर वो वाली कहानी सुनानी है, वो वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, इन्हीं तरह से लिखता हूं मैं कि ये वाला एग्जाम्पल, शादी वाला एग्जाम्पल, मित्र दोस्त ने उधार लिया। जब मैं वो बताता हूं ना कि आपकी भाई जब आपको राजकोषीय घाटा समझाता हूं, आपको याद होगा राजस्व घाटा समझाता हूं, तब मैं एक दोस्त के उधार लेने का एग्जाम्पल समझाता हूं, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है दोस्त के उधार वाला एग्जाम्पल। तो यार इसमें क्या है, अब टीचर ने आपको पढ़ाया तो आप भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि दोस्त के उधार वाला एग्जाम्पल आप लिख लो, क्योंकि नोट्स आपके हैं। आपको थोड़ा ना यूपीएससी को जमा करने की देखो ये मेरे नोट्स हैं, नहीं आपके हैं। तो आपको जो भाषा समझ में आती है, आपको आपकी स्थानीय लोकल भाषा, भाई कुछ लोग मान लीजिए ऐसे क्षेत्र पे हैं जहां अवधी टोन है भाषा की, ब्रज की टोन है, या फिर मान लीजिए कहीं इंदौर के लोग हैं उनकी एक अलग टोन है भाषा की, आप अपनी टोन में लिख लो यार, कोई बात नहीं। ये आपके नोट्स हैं, सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए हैं, ये आप याद रखिए। मतलब मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो अपने नोट्स में गालियां भी लिखते हैं,
और अच्छा किया है उन्होंने एग्जाम में कि अपने नोट्स में गालियां भी लिखी हैं कि भाई अब मैं छोड़ो, अब गाली के एग्जांपल तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनको लगता है ऐसे उनको याद रह जाएगा, जैसे आपको याद रह जाए। ये नोट्स आपके हैं, भाषा आपकी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाषा के बारे में ये याद रखें कि बहुत गरिष्ठ, बहुत क्लिष्ट ऐसी भाषा ना लिखें जो किताबों में लिखी है। अच्छा, एक बात और याद रखें, जो एक सवाल अक्सर आता है, नोट्स की लंबाई। तो यार नोट्स की लंबाई का कोई नियम नहीं है। किसी चीज को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो लंबी भी हो सकती है। हां, नोट्स में ये ना कर लें कि पूरी पूरी किताब लिखते हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू करी, आपको लगा यार ये तो सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ काम का है, तो जो लक्ष्मीकांत में लिखा था आपने वो सब लिख दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि पूरी किताब ना लिखें। और इसके अलावा हमेशा ये याद रखिए, नोट्स जो होने चाहिए वो बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए, वो बिंदुवार होने चाहिए। कभी भी नोट्स में निबंध मत लिखें। नोट्स में हमेशा बिंदुवार, पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाएं। उनमें अगर आप लंबे लंबे एसेज लिखेंगे तो यार वो पढ़ने में आपको उतना ही टाइम लग जाएगा जितना किताब पढ़ने में लगता है। एक पॉइंट पढ़िए, अच्छा ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि भाई ठीक है, सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है, ये बात समझ में आ गई, तो सरकार के जो कुल प्राप्तियां बैलेंस होती है उसमें से ऋण हटा दो तो ये बन गया। इन्हीं तरह से आप एकदम सिंपल सटीक भाषा में लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। लंबाई का ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बेहद लंबे नोट्स ना हो जिनको आप पढ़ ही ना पाए, ऐसे ना हो। पूरी पूरी किताब अगर आप लिख रहे हैं नोट्स में, तो नोट्स की आपकी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबाई चर्चा हो गई है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस नोट्स पर, लेकिन लगभग सारी काम की बातें हमने कर भी ली हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो नोट्स को लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपने नोट्स के सैंपल भी मेरे को भेज सकते हैं अगर आपको इवैल्यूएट कराने हैं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कृपया एक या दो पेज से ज्यादा ना भेजें, मैं देख नहीं पाऊंगा उनको। तो atul.jain@studiiq.com आप लोग अपने खुद के बनाए नोट्स का सैंपल मेरे को भेज सकते हैं। मैं एक बार आपको इवैल्यूएट करके उनका फीडबैक भी दे दूंगा। अब कोशिश कर, जो भी ठीक है, किसी भी विषय का भेजें। इतिहास मेरा बहुत अच्छा नहीं है तो इतिहास के ना भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतिहास पे मैं बहुत अच्छा, और कला और साहित्य, इन दो चीजों में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो इनके ना भेजें। इनके अलावा किसी भी विषय के भेजें तो चलेगा। atul.jain@studiiq.com के आप अपने नोट्स भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही चर्चा रखते हैं। एक बार आपको दोबारा बता दूं, 7 तारीख से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाना है आपको 27,999 में इस बैच से जुड़ने के लिए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी आपको। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी। मेंस वाले क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन भी मिलेगा, फीडबैक, रोज आंसर चेक होगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, 18 किताबें प्रिंटेड हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।